हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम अपना चैप्टर शुरुआत करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यह है हमारा 12th का पहला चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि रिप्रोडक्शन की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हमें रिप्रोडक्शन का मतलब पता करना है। तो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है री प्लस प्रोडक्शन। री प्लस प्रोडक्शन। री प्लस प्रोडक्शन, तो यानी कि इसका क्या मतलब हो गया। री का मतलब होता है दोबारा से, यानी कि रिपीट करना किसी चीज को। यानी कि इसका क्या मतलब हो जाएगा हमारा दोबारा से। और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है टू मेक या बनाना, दोबारा से बनाना। ठीक है, दोबारा से बनाना, यानी कि ऐसा कह सकते हैं प्रोड्यूस प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ progeny of offspring। तो ये हमारी क्या बन गई है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बन गई है कि हमें रिप्रोडक्शन का मतलब पता चल गया है। और वो भी कौन से वाले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता चल गया है, वो भी किन में, फ्लावरिंग प्लांट में। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमें देखो क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी। इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। यानी कि इस चीज से हमें एक क्वेश्चन नीट का मिल जाता है। इसका क्या मतलब है कि फ्लावर जो है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फीचर है। ठीक है, फ्लावर किसका फीचर्स है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फीचर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन तुम्हारा नीट में आ चुका है। जहां जहां से नीट में क्वेश्चन आएंगे वो तुम्हें पूरा यहाँ से बताते हुए चलेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या रहेगा इस वाले चैप्टर में, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या रहेगा, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। इसका क्या मतलब कि फर्टिलाइजेशन से पहले एक प्लांट के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बनती हैं, जैसे कि मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, यानी कि गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस की स्ट्रक्चर, फिर सेकंड पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन एक इवेंट आने वाला है, फिर उसके अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो ये तीन इवेंट्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर का फिर तीसरा थर्ड थर्ड टॉपिक क्या रहेगा, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से भी क्लियर होता है, डबल का मतलब दो, यानी कि दो बार फर्टिलाइजेशन होना। ठीक है, फिर आएगा इसी में पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, बाद में, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में एक प्लांट के अंदर कौन कौन से इवेंट्स आएंगे। ठीक है, ये वाला टॉपिक इसके अंदर रहेगा। फिर इस चैप्टर के अंदर लास्ट में टॉपिक रहेगा क्या, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, इसमें अगर आपको बता दें पॉली, पॉली का मतलब आपको पता चल गया है बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत। ठीक है, मल्टीपल। और एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण, यानी कि मल्टीपल एम्ब्रियो प्रेजेंट इन ए सिंगल सीड। यानी कि जब एक सीड के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो प्रेजेंट होंगे उसका क्या मतलब हो जाएगा, पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये वाला टॉपिक हमें कवर करना पड़ेगा। और एक टॉपिक इसमें क्या रहेगा, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का क्या मतलब रहेगा तुम्हारा, कि एपोमिक्सिस का मतलब होता है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि सीड का बिना फर्टिलाइजेशन के बनना। ठीक है, तो ये वाले चारों, ये पांच के पांच टॉपिक्स हमें इस वाले चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अब इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं, जो भी इसकी थ्योरी वगैरह रहेगी। ठीक है, देखो, वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ये कह रहा है, ये एनसीईआरटी कह रही है तुमसे, क्या हम लोग लकी नहीं है कि प्लांट जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। भाई हम, हाँ, इस चीज से हमें ये पता चलता है कि हाँ हम बहुत ज्यादा लकी लोग हैं, क्योंकि हमारे जो प्लांट है वो क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करें
तो हमारे पास में सीड और फ्रूट्स वगैरह नहीं बनेंगे। और सीड और फ्रूट्स वगैरह अगर हमारे पास में नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास में खाने के लिए फिर सीड यानी कि अनाज और फ्रूट्स वगैरह कुछ बचेंगे ही नहीं। तो हम बहुत ज्यादा लोग लकी हैं कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है हमारे पास में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स, द myriads of flowers that we enjoy gazing, that scents, the perfumes that we swoon over, the rich colors that attracts are all and as an aids of sexual reproduction. इनसे कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ बनता नहीं है तुम्हारा। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर आवर ओन। इसका क्या मतलब है, देखो कि फ्लावर जो है इस दुनिया में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं फ्लावर, तो क्या वो केवल हमारे लिए ही एग्जिस्ट कर रहे हैं या हमारे केवल पर्सनल यूज के लिए हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑल फ्लावर प्लांट्स शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो यहाँ से तुम्हारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है या ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको तुम्हें क्या कर लेना है, इसको हाईलाइट कर लेना है या नोट कर लेना है नीट के हिसाब से, ठीक है, कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ऑल फ्लावर प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी तुम्हारी यहाँ पे, इसको नोट कर लेना है। ए लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। हम क्या देख सकते हैं, डाइवर्सिटी देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इनफ्लोरेसेंस, यानी कि फूल के जो गुच्छे होते हैं उनमें क्या डाइवर्सिटी देख सकते हैं। फ्लावर एंड फ्लोरल पार्ट्स, उनके फूलों में और फ्लोरल पार्ट्स में हम बहुत ज्यादा क्या देख सकते हैं, डाइवर्सिटी देख सकते हैं। सोन एन अमेजिंग रेंज ऑफ एडेप्टेशंस, यानी कि फ्लावर्स ने क्या कर रखा है, अपने अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के एडेप्टेशंस कर रखे हैं। एंश्योर फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में हमारी मदद करते हैं। कौन कौन, ये जो फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास में, फ्रूट्स एंड सीड्स, ठीक है। तो एक ही वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये नीट में पूछी जा चुकी है कि रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है। एंड प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है फ्रूट एंड सीड्स। फ्रूट्स एंड सीड्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। इस वाले चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी को पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और उस प्रोसेस को पढ़ेंगे, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। किनमें, फ्लावरिंग प्लांट्स में। और फ्लावरिंग प्लांट्स कौन होते हैं हमारे, वो होते हैं एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। ये बताया था मैंने तुम्हें भी कि नीट 2017 के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। नीट में ये वाला भी क्वेश्चन आ चुका है कि एंड प्रोडक्ट्स क्या होता है फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, फ्रूट्स एंड सीड्स, ठीक है। ये वाली चीजें आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं इसकी, ठीक है। फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। इसका क्या मतलब है, फ्लावर फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक, जो किसी चीज को क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले। अट्रैक्शन का मतलब समझते हैं ना, कि जो चीज हमें बहुत ज्यादा अपनी तरफ को खींच ले, आकर्षित कर ले, बहुत ज्यादा सुंदर हमें वो लगे। तो फ्लावर क्या है, फ्लावर क्या है, एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है। फ्लावर क्या है, फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है। और किसका ऑर्गन है, ठीक है, किसका ऑर्गन है वो, फ्लावर किसका ऑर्गन है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। किनका, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। तो यानी कि फ्लावर एंजियोस्पर्मिक प्लांट का ही फीचर होता है। क्लियर। अब पढ़ते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैव हैड इंटीमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर सिंस टाइम इमेमोरियल, ठीक है। इसका क्या मतलब है
कि हमारे ह्यूमंस, हम जो ह्यूमंस लोग हैं, हमारा जो रिलेशन है फ्लावर से, वो आज से नहीं, बहुत पहले सालों से चलता हुआ आ रहा है, बहुत पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक। यहाँ से एक छोटी सी लाइन इंपॉर्टेंट बन सकती है, फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड द कल्चरल वैल्यू। यानी कि फ्लावर क्या है, एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जिनका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, ऑर्नामेंटल सजावट के लिए है, सोशल के लिए है, और रिलीजियस कुछ धार्मिक कार्यों के लिए है, कुछ कल्चरल वैल्यू है फ्लावर्स की। ठीक है, दे हैव आल्सो बीन यूज्ड एज सिंबल्स ऑफ कन्वेइंग। ठीक है, देखो इसमें क्या बताया गया है तुम्हारा इस वाली लाइन में, दे हैव आल्सो बीन या ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ कन्वेइंग इम्पोर्टेंट ह्यूमन फीलिंग। यानी कि ह्यूमन फीलिंग्स को भी कन्वे करने का, यानी कि ट्रांसमिट करने का या दिखाने का एक क्या है, एक सिंबल है। ठीक है, सच एज लव। ठीक है, लव को प्रदर्शित करने का एक बढ़िया सिंबल है। ठीक है, वो वैलेंटाइन डे वगैरह पे आप लोगों ने देखा होगा ना, कि लव को दिखाने के लिए कि रोज लेके इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। ठीक है, तो लव को दिखाने के लिए भी क्या है, ये हमारा एक बेस्ट सिंबल है। ठीक है, अफेक्शन, ठीक है, किसी के लिए हमारे फीलिंग्स हैं तो वो उस चीज को दिखाने के लिए। हैप्पीनेस, खुशी को दिखाने के लिए, ठीक है, फ्लावर्स का यूज करते हैं। ग्रीफ, यानी कि दुख को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, मॉर्निंग, ठीक है, ये कई सारी ऐसे हमारे फीलिंग्स हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए हम फ्लावर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम्हारी एनसीईआरटी तुमसे एक क्वेश्चन करवाना चाहती है। ठीक है, वो सब के सब एक क्वेश्चन तुम्हें करना है और कमेंट में वो सारे के सारे फ्लावर्स का नाम लिखना है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या बताती है तुम्हारी एनसीईआरटी, लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स। तुम्हें 5 फ्लावर्स की लिस्ट तैयार करनी है। ठीक है, सारे के सारे जो भी तुम देख रहे हो कमेंट के अंदर 5 फ्लावर की लिस्ट बना दीजिए। ठीक है, एटलीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू। ऑर्नामेंटल वैल्यू यानी कि जिनको हम सजावट के लिए यूज करते हो। ठीक है, ऐसे 5 फ्लावर की लिस्ट बनाओ जिनका यूज हम क्या करते हो, सजावट के लिए यूज करते हो। वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट, जिनको हम क्या, कहाँ पे कल्टीवेट करते हो, जिनको घरों में, गार्डन में, जिनको हम क्या कर सकते हो, कल्टीवेट कर सकते हो। ठीक है, ये फ्लावर की स्ट्रक्चर वगैरह आ गई है। इस फ्लावर की स्ट्रक्चर को अभी पढ़ेंगे, पहले वो थ्योरी जो हम पढ़ रहे थे वो कंप्लीट कर लें। ठीक है, कल्टीवेटेड होम्स एंड गार्डन्स, यानी कि 5 ऐसे फ्लावर्स की तुम्हें लिस्ट बनानी है। 5 ऐसे फ्लावर की तुम्हें लिस्ट बनानी है जिनको तुम घरों में उगा सकते हो, गार्डन में उगा सकते हो, और उनका उपयोग तुम सजावट के लिए करते हो। ठीक है, फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड इन ए सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन। ठीक है, इन योर फैमिली। 5 तुम्हें ऐसे फूल की लिस्ट बनानी है जिनको तुम कुछ ऐसे कल्चरल सेलिब्रेशन के, घर में कोई फंक्शंस वगैरह हैं और हम उन फ्लावर्स को यूज करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे फ्लावर्स का लिस्ट बनानी है। हैव यू हर्ड फ्लोरिकल्चर। देखो ये यहाँ से बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नीट में आ चुकी है। क्या लाइन है ये लाइन है तुम्हारी, क्या तुमने फ्लोरिकल्चर के बारे में सुना है? किसके बारे में सुना है? फ्लोरिकल्चर के बारे में सुना है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर के बारे में सुना है? अगर सुना है तो व्हाट डज इट रेफर टू, ये किस चीज को बताती है फ्लोरिकल्चर? अगर किसी को पता हो तो वो कमेंट में लिख सकता है आंसर। ठीक है, वो चेक कर लेंगे। फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है, देखो इसके नाम से कुछ फ्लावर जैसी फीलिंग आ रही है, फ्लोरी। ठीक है, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन करना या उगाना, कल्टीवेशन, या इसको हम कह सकते हैं क्या, उगाना। ठीक है, और फ्लोरी से आ जाता है क्या वर्ड तुम्हारा, फ्लावर। ये नीट का क्वेश्चन है, ये नोट कर लेना। ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर का मतलब पता चल गया होगा। फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या है, फ्लावर को उगाना या फूलों की खेती करना। ठीक है, इसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अब सबसे बढ़िया पॉइंट तुम्हारे पास में आता है, इसको नोट कर लेना। सबसे बढ़िया पॉइंट अब एक और तुम्हारे पास में आता है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे ध्यान देना जरा, इस पे ध्यान देना जरा। यहां से टू ए बायोलॉजिस्ट,
फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स ऑफ एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब बनता है तुम्हारा? इस लाइन का मतलब बनता है कि एक बायोलॉजिस्ट जो होता है, बायोलॉजिस्ट मतलब कोई साइंटिस्ट, ठीक है, तो एक साइंटिस्ट के लिए फ्लावर क्या है? ठीक है, एक साइंटिस्ट के लिए जो फ्लावर होता है ना, वो मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल होता है और साइट होता है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यानी कि एक साइंटिस्ट फ्लावर को एक रिप्रोडक्शन की यूनिट की तरह से देखता है कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इन क्लास 12th यू हैव रीड ए वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर। क्लास 12th में आप बहुत सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे फ्लावर्स के। ठीक है, फिगर 2.1 फिगर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स में दिखा रखे हैं। ठीक है, विल हेल्प यू टू रिकॉल द पार्ट ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। यानी कि जो हमारा एक डायग्राम दिखाई दे रहा है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट दिखाई देंगे जो हमें अलग अलग पार्ट्स को समझने में हेल्प करेंगे। कैन यू, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे लिए। कैन यू, यहाँ पे क्वेश्चन डाल लो, कैन यू नेम द टू पार्ट्स इन फ्लावर्स इन विच टू मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। क्या आप फ्लावर के दो ऐसे पार्ट्स के नाम बता सकते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन की यूनिट डेवलप होती हो? ठीक है, अगर किसी को पता हो तो बताओ, कमेंट करो। ठीक है, कमेंट करके बताना। तो यहाँ से इसका जो तुम्हारा आंसर बनता है कि फ्लावर के अंदर दो ऐसी यूनिट्स यानी कि दो ऐसे पार्ट्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हो। फ्लावर के मेनली 4 पार्ट होते हैं, तो उनमें से 2 पार्ट ऐसे होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एक कौन है तुम्हारे पास में? एंड्रोशियम, और एक है तुम्हारे पास में गाइनोशियम। ठीक है, तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम हमारे पास में क्या है? 2 ऐसे पार्ट हैं। ठीक है, नोट कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बोर्ड लेवल पे भी मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के ये अभी अभी हमारा क्या रह गया? अभी हमारा डायग्राम रह चुका है। ठीक है, अभी हमारा डायग्राम तो अब हम इस डायग्राम के बारे में देखते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ फ्लावर, टॉपिक क्या डाल सकते हैं हम अपना? पार्ट ऑफ फ्लावर। क्या डाल सकते हैं हम अपना टॉपिक? पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर्स के पार्ट्स कितने होते हैं? तो फ्लावर्स के पार्ट कितने होते हैं? मेनली 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स? मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड्रोशियम, ठीक है, गाइनोशियम, ठीक है, और कैलिक्स और 4 कोरोला। ठीक है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक है, इन 2 पार्ट को हम क्या कह सकते हैं? ये वाले 2 हमारे पार्ट होते हैं, इनको हम बोल देते हैं एसेंशियल वर्ब। ठीक है, एसेंशियल वर्ब यानी कि ये जरूरी है। ठीक है, प्लांट में रिप्रोडक्शन करने के लिए ये 2 पार्ट तो जरूरी है, तो इनको क्या बोल देते हैं? एसेंशियल वर्ब। और ये जो 2 पार्ट हमारे दिखाई दे रहे हैं इनको हम क्या बोल देते हैं? एसेसरी, एसेसरी वर्ब, एसेसरी वर्ब यानी कि ये सहायता करते हैं केवल रिप्रोडक्शन करने में। तो एसेंशियल वर्ब और एसेसरी वर्ब। एसेंशियल वर्ब में क्या क्या आ गया तुम्हारे? एंडोशियम और गाइनोशियम, और एसेसरी वर्ब के अंदर क्या आ गया तुम्हारे? कैलिक्स और कोरोला। तो एक फूल के अंदर या एक फ्लावर के अंदर मेनली कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, वो तुमने देख लिया। अब इस डायग्राम के अंदर देख लीजिए जरा। ठीक है, सबसे पहले इसके ये दिखा रखा है इसमें सेपल। ठीक है, सेपल को ही हम क्या बोल सकते हैं? कैलिक्स। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट इसमें येलो वाला दिखा रखा है इसको क्या बोल रखा है? पेटल, या तो हम इसको पेटल बोल सकते हैं, और यही हमारा कोरोला को बताता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ पेटल को कोरोला बोल देते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल को कैलिक्स बोल देते हैं।
ठीक है। फिर हमारा एक पार्ट इन्होंने दिखा रखा है ये वाला, ठीक है। हम इस वाले पार्ट को देख लेते हैं। ये वाला जो हमारा पार्ट क्या होता है, ये होता है स्टेमन, ठीक है। ये क्या होता है, स्टेमन। और स्टेमन के भी अपने दो पार्ट होते हैं, स्टेमन के भी अपने क्या होते हैं, दो पार्ट। इसमें एक ही जो लंबी सी डंडी दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोल देते हैं, फिलामेंट, इसको फिलामेंट बोल देते हैं। और ये इसके ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये, ठीक है, इसको हम एंथर बोल देते हैं, ठीक। ये एंथर दिखा रखा है, ठीक है। अब ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो पार्ट इसमें दिखाया हुआ है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, इस वाले पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, गायनेशियम। इस वाले पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, गायनेशियम। ये फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और गायनेशियम के तुम्हें पता है मेनली 3 पार्ट होते हैं। गायनेशियम के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। यहाँ को नोट कर लो इसको। गायनेशियम के कितने पार्ट, 3 पार्ट, 3 पार्ट। और 3 पार्ट जो कौन कौन से होते हैं, वो 3 पार्ट देख लीजिए। 3 पार्ट कौन कौन से, देखो। पहला पार्ट जो इसका रहता है वो रहता है स्टिग्मा। कौन सा पार्ट रहता है, स्टिग्मा। सेकंड पार्ट इसका कौन रहता है, स्टाइल। और थर्ड पार्ट इसका कौन रहता है, ओवेरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ठीक है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, ये स्टिग्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये इधर ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये हमारा स्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये नीचे बेसल बल्ज पार्ट, बेसल बल्ज पार्ट, ये वाला जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ओवेरी। तो ये हमारी ओवेरी दिखाई दे रही है। अब एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कि तुम्हारा फिर से नीट का क्वेश्चन बनेगा। बाकी अभी तक जितना पढ़ा है वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन जहाँ से नीट का क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा कहाँ से, ये सारे के सारे जो हमारे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, फ्लोरल पार्ट जो दिखाई दे रहे हैं, ये किसी एक स्ट्रक्चर, किसी एक कॉमन स्ट्रक्चर पर क्या है, ये सारे के सारे रखे हुए हैं, ठीक है। उस कॉमन स्ट्रक्चर का कुछ नाम दिया जाता है, उस कॉमन स्ट्रक्चर का कुछ नाम दिया जाता है। उस कॉमन स्ट्रक्चर का जो नाम है, वो नाम होता है क्या, हमारा थैलेमस। क्या नाम होता है, थैलेमस। और ये जो थैलेमस है, ठीक है, थैलेमस, ये तुमसे क्या है, नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है। कि सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स फ्लावर के किस पोजीशन पर रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो थैलेमस पर रखे हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या आने वाला है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन है कि फर्टिलाइजेशन से पहले पहले हमारे कौन कौन से इवेंट्स आएंगे और कौन कौन सी स्ट्रक्चर आएंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले पहले, ठीक है। इसमें देखते हैं, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर्स दैट सीन ऑन प्लांट्स, द डिसीजन दैट इन द प्लांट इज गोइंग टू फ्लोरल हैज टेकन प्लेस। यानी कि हमारे फ्लावर, हमारे प्लांट के अंदर पहले ही हमें पता चल जाता है, कुछ फ्लावर आने से हमें कुछ पहले ही पता चल जाता है। सेवरल हार्मोन्स, ठीक है, एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर, ठीक है। यानी कि एक प्लांट के अंदर फ्लावर आने से काफी पहले ही हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर अब फ्लावर बनने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इस प्लांट के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आने वाले होते हैं या स्टार्टिंग हो चुके होते हैं, ठीक है। एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम, ठीक है। और उससे क्या बन जाता है, फ्लोरल प्राइमोडियम बन जाता है। और वो फ्लोरल प्राइमोडियम जो है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है फ्लावर के अंदर, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड व्हिच बियर द फ्लावर बड्स एंड देन फ्लावर्स, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस के अंदर क्या होता है, जो फ्लोरल बड को रखती है और फिर वो बाद में फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। इन द फ्लावर द मेल एंड द फीमेल स्ट्रक्चर एंड्रोसियम
एंड गाइनोसियम। ठीक है, डिफरेंशिएट एंड डेवलप, यानी कि एक फ्लावर का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट भी उस फ्लावर के अंदर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, मेल पार्ट को हमने क्या बोल दिया है, एंड्रोशियम, और फीमेल पार्ट को हमने क्या बोल दिया है, गाइनोशियम। ठीक है, यू वुड रिकलेक्ट द that the androecium and consists the whole stamens, ठीक है, representing the male reproductive organs and the gynoecium represent the female reproductive organ। क्लियर सी बात है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को तुमने क्या बोल दिया, एंड्रोशियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को तुमने क्या बोल दिया है, गाइनोशियम। ठीक है, ये तुम्हारा मल्टीपल चॉइस में बनाया जा सकता है और बनता भी है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट स्टडी क्या है, स्टेमन्स, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलिन ग्रेन। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें बताया गया है कि तुम्हारी फिगर 2.2 shows the two parts of a typical stamen। ठीक है, टिपिकल स्टेमन के हमें कुछ पार्ट दिखाई दिए। एक स्टेमन, ये हमारा एक डायग्राम है, इसको आप देख लीजिए डायग्राम को पहले। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम तुम्हें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये वाला डायग्राम क्या है, ये एक स्टेमन का डायग्राम है। और इस स्टेमन के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं। दो पार्ट, एक तो इसका लंबा वाला पार्ट, ठीक है, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम फिलामेंट बोल देते हैं, और ये वाला पार्ट भी दिखाई दे रहा है इसका, ये एंथर वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला जो इसका पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फिलामेंट है। और ये जो इसके ऊपर की तरफ ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हमारा एंथर। ठीक है, ये एंथर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये एक मैच्योर एंथर की स्ट्रक्चर में दिखा रखी है और इसकी टीएस में दिखा रखी है। ठीक है, जिसके अंदर पॉलिन ग्रेन बने हुए। ठीक है, अब वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, टू पार्ट्स ऑफ टिपिकल स्टेमन्स, यानी कि स्टेमन्स के हमारे दो पार्ट होते हैं, ए लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। ठीक है, ये जो हमारा स्टेमन होता है, स्टेमन के दो पार्ट है, फिलामेंट और एंथर। द पैरोक्सिमल पार्ट ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस। पैरोक्सिमल वाला पार्ट जो है वो हमारा थैलेमस से अटैच होता है। ठीक है, और ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2017 में तुमसे क्या पूछ रखा है, तुमसे पूछ रखा है कि हमारा जो ये स्टेमन होता है, ये जो हमारा स्टेमन होता है, स्टेमन का पैरोक्सिमल पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, पैरोक्सिमल, और ये वाला पार्ट क्या होता है, डिस्टल। फिर जो पैरोक्सिमल वाला पार्ट है, पैरोक्सिमल वाला पार्ट जो हमारा कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट किससे होता है, थैलेमस से। किससे कनेक्ट होता है, थैलेमस से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारा। अब आगे बढ़िए, थैलेमस और पेटल्स ऑफ द फ्लावर, कभी कभी ये पेटल से भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, इन द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल ऑफ फ्लावर ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास में स्टेमन दिखाई दे रहे हैं, इनके नंबर, ठीक है, और इनकी लेंथ, इनकी जो लेंथ है वो क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि ये इतना लॉन्ग स्टेमन दिखाई दे रहा है, ये इतना शॉर्ट हो गया, ये और शॉर्ट हो गया, ये और लॉन्ग हो गया। यानी कि हमारे पास में डिफरेंट स्पीसीज के स्टेमन की लेंथ और नंबर क्या हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है। ठीक है, इफ यू वेयर कलेक्ट द स्टेमन ऑफ ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स, अगर तुमने हमारे 10 फ्लावर्स, यानी कि तुमने अलग अलग डिफरेंट टाइप के 10 फ्लावर के स्टेमन को कलेक्ट करा, तो तुम उसमें वेरिएशन देख सकते हैं। एंड अरेंज देम ऑन स्लाइड, उनको अरेंज करके देखो स्लाइड पे, तो यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट दैट द लार्ज वेरिएशन इन द साइज सीन इन द नेचर, यानी कि तुम उनकी लंबाई वगैरह में डिफरेंस देख सकते हो। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर द dissecting microscope and making neat
diagram would equate the range in the shape of the attachment of anther in the different flowers. ठीक है, ये तुमसे क्या कह रहा है कि उसको डाइसेक्ट करके आप देख लीजिए. अब तुम्हारा यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन स्टार्ट होने वाली है जो कि नीट में आती है. यहाँ से a typical angiospermic anther is bilobed with each lobe having 2 theca. ठीक है, इन्होंने क्या बताया है, ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर, यानी कि एक एंजियोस्पर्मिक एंथर जो होता है, ठीक है, वो बाइलोब्ड होता है. कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है. ठीक है, एंड दे आर डाइथिकस. ठीक है, और उसके अंदर कितनी थीका होती है, ठीक है, 2 थीका होती है. तो डाइथिकस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बोली जाती है. और ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है, इसको क्या कर लो आप, नोट कर लो. ठीक है, ऑफन लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स रन्स, ठीक है, लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका. ठीक है, ये वाली जो तुम्हें लाइन दिखाई दे रही होगी, ये वाली जो लाइन है, ये एंथर है. एंथर के बीच में ये वाली जो लाइन तुम्हें दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन, ये इसको क्या करती है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स. ये क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप होती है. और ये इसको क्या करती है, सेपरेट करती है. क्या करती है, सेपरेट करती है. ठीक है, इन थीका. Let us understand the various type of tissue and their organization in the transverse section of an anther. इनके अब हम क्या करेंगे, एक एंथर के अंदर किस प्रकार के टिश्यू मिलते हैं और किस प्रकार की स्ट्रक्चर्स मिलती है, हम उन सब को क्या करेंगे, देखते हैं. ठीक है, द बाइलोब नेचर ऑफ द एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर. ठीक है, द एंथर इज 4 साइडेड, यानी कि टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब. यानी कि इस वाली लाइन का क्या मतलब है, इस वाली लाइन का मतलब है कि अगर आपने एक स्टेमन को एक बीज से, यानी कि उसकी टीएस को काट के अगर तुमने देखा है, तो उसको टीएस को काटने के बाद तुम्हें जो एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, उस स्ट्रक्चर के अंदर तुम्हें 2 लोब देखने को मिलेगी. ठीक है, लोब 1 और लोब 2. ठीक है, लोब 1 के अंदर भी एक थीका है, यहाँ पे भी एक थीका है, यानी कि कितनी थीका हो गई. ठीक है, यहाँ पे क्या हो गई हमारे पास, थीका, यानी कि एक लोब में हमारी 2 थीका. और लोब कितनी, 2 लोब. ठीक है, तो हमारे पास में हम बोल सकते हैं हमारा जो एंथर होता है वो हमारा कैसा होता है, बाइलोब. कैसा होता है, बाइलोब डाइथिकस. और ये हमारा नीट का क्वेश्चन है. ठीक है, और यहाँ पे चारों कोनों में इसके, ठीक है, कैसी स्ट्रक्चर हो गई है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर. चारों के चारों कोने पर हमारी जो ये थीका होती हैं, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर हमारे पॉलन ग्रेन बनेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो. ठीक है, द माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक. माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो आगे डेवलप होने के बाद क्या बना देती है, पॉलन सैक को बना देती है. पॉलन सैक का क्या मतलब होता है, पॉलन का मतलब तो हो जाता है पॉलन ग्रेन से, और सैक का मतलब होता है एक थैली की जैसी स्ट्रक्चर. ठीक है, या एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या रखे हो, पॉलन ग्रेन रखे हों या भरे हुए हों. ठीक है, दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली एंड ऑल थ्रू द लेंथ एंड एंथर and are packed with pollen grains.
ठीक है। इनके अंदर क्या पैक्ड है, अभी बताया ना, एक थैली की जैसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पॉलिन ग्रेन पैक्ड रखे हुए होंगे, उसको क्या बोल दोगे तुम, पॉलिन सैक। ठीक है, पॉलिन सैक कहाँ से आया, माइक्रोस्पोरेंजियम से ही डेवलप हुआ है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम से। अब हम क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को देखते हैं। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अपना एक हम स्टेमन देखते हैं। ये स्टेमन है, ये इसका एंथर है, ये इसका फिलामेंट है। इसकी हमने क्या काट दिया, टीएस। और टीएस काटने के बाद जब हमने इसको यहाँ पे देखा है तो हमें क्या दिखाई दिया है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। और यहाँ पे हर एक कोने पर एक माइक्रोस्पोरेंजिया रखी हुई है। क्या रखी हुई है, यहाँ पे एक माइक्रोस्पोरेंजिया रखी हुई है। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो यहाँ से हमने इसको कट करके देखना है, इसकी स्ट्रक्चर को देखना है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर को देखना है। तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, इसकी स्ट्रक्चर के अंदर हमें कई सारे टिश्यूज और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या देखने को मिलेंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमें क्या देखने को मिलेगी, लेयर्स देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हमने सबसे आउटर लेयर बना लिया। हम डिफरेंट डिफरेंट कलर से बना सकते हैं। मान लो ये सबसे हमने आउटर लेयर बना लिया है इससे। ठीक है, एक लेयर हम और बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमें 4 लेयर दिखाई दे रही है इसमें। ठीक है, सबसे आउटर लेयर, एक लेयर हमारी एंडोथीसियम, इसके नीचे एपिडर्मिस एंडोथीसियम, ये वाली हमारी मिडिल लेयर दिखाई दे रही है। एपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडिल लेयर, और ये जो हमारी ये यहाँ पे जो ये लेयर दिखाई दे रही है सबसे करीब में, इसको हम टेपिटम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी कौन सी लेयर, टेपिटम। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। और इसके अंदर ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाले जो हमें दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, ये हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, या तो इनको स्पोरोजिनस टिश्यू बोल दो, या पॉलिन ग्रेन मदर सेल, क्या बोल देंगे इनको, पॉलिन ग्रेन मदर सेल, या इनको हम बोल देंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल दो, पॉलिन मदर सेल बोल दो, या स्पोरोजिनस टिश्यू बोल दो। इन्हीं से क्या होगा आगे चल के, ये अपने आप में डिप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं, और डिप्लॉयड होते हैं ये, और इन्हीं से आगे चल के हमारे क्या बनते हैं, मियोसिस के द्वारा पॉलिन ग्रेन। ठीक है, अब हम थोड़े से फंक्शन के बारे में बात कर लें इसके। ये जो इसकी आउटर 3 लेयर होती हैं, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हमें दिखाई दे रही है, माइक्रोस्पोरेंजिया की जो आउटर 3 लेयर होती हैं, इन आउटर 3 लेयर में से जो 3 लेयर है, इनका जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन और डेहिसेंस। ठीक है, प्रोटेक्शन मतलब कि इसको प्रोटेक्ट करेंगी, और डेहिसेंस मतलब कि जब इसके अंदर पॉलिन ग्रेन, छोटे छोटे पॉलिन ग्रेन बन चुके होंगे, तो वो फिर डेहिस होके, यानी कि एक फटने के बाद वो पॉलिन ग्रेन क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन तुमसे नीट में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मदद कौन करता है, ठीक है, तो वो एंडोथीसियम, एंडोथीसियम वाली जो लेयर होती है सेकंड नंबर पे। ठीक है, ये जो सेकंड नंबर पे जो हमारी लेयर है, सेकंड नंबर वाली जो लेयर होती है एंडोथीसियम, ये सबसे ज्यादा मदद करती है हमारी डाइजेशन में। ठीक है, ये नीट में पूछा जा चुका है। फिर जो हमारी ये इनर मोस्ट लेयर होती है टेपिटम, तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसकी माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, इनर मोस्ट टेपिटम होती है। और टेपिटम का कुछ फंक्शन होता है, टेपिटम का फंक्शन क्या होता है, टेपिटम जो होती है हमारी स्पोरोपोलिन, स्पोरो स्पोरोपोलिन को रिलीज करती है। ठीक है, स्पोरोपोलिन क्या है, एक प्रकार का मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल होता है जो कि पॉलिन ग्रेन के चारों तरफ उसकी एक्साइन कवरिंग को बनाता है। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है,
ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है या न्यूट्रिशन, ये क्या प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। और ये न्यूट्रिशन क्यों प्रोवाइड कराता है, ये नीट 2025 में तुमसे पूछ लिया गया था, ठीक है। ये न्यूट्रिशन इस वजह से प्रोवाइड कराता है क्योंकि हमारी जो टेपिटम की जो सेल्स होती हैं, टेपिटम की सेल्स के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर मिलती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, यानी कि टेपिटम की सेल्स के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलते हैं देखने को, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है तो ज़्यादा डीएनए होगा, ज़्यादा डीएनए होगा तो ज़्यादा आरएनए बनेगा, और ज़्यादा आरएनए है तो वो ज़्यादा ही प्रोटीन को बनाएगा, और वो इसी वजह से उसको क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा पाती है, ठीक है। तो टेपिटम की सेल्स की तुम्हें विशेषताएं पता चल गई होंगी कि टेपिटम की सेल्स क्या होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती हैं, इनरमोस्ट होती हैं, स्पोरोपोलिन को सिक्रेट करती हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रक्चर हमने किसकी देखी है, माइक्रो स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर देखी है। माइक्रो स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि इसकी 4 लेयर है, ठीक है, 4 लेयर से ही मिलकर बनती है। सबसे आउटर लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और सबसे लास्ट में टेपिटम। आउटर 3 लेयर का फंक्शन जो बताया था तुम्हें वो प्रोटेक्शन और डाइजेशन में था, ठीक है। और टेपिटम का फंक्शन तुम्हें बताया गया है क्या, ये न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करा रहा है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। अब अपनी एनसीईआरटी पढ़ के देखो जरा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन ट्रांसवर्स, इसको देखते हैं। इन ट्रांसवर्स सेक्शन ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर इन नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, यानी कि एक सर्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जैसे अभी हमने तुम्हें बना के दिखाया, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर थी, ठीक है। इट्स जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, ठीक है। जनरली कितनी लेयर से सराउंडेड है, 4 वॉल लेयर, यानी कि इसके अंदर कितने लेयर है, 4 लेयर, ठीक है। फर्स्ट एपिडर्मिस है, फर्स्ट कौन है, एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथीसियम, ठीक है, और थर्ड हमारी मिडिल लेयर है, एंड द लास्ट ये 4th लेयर जो हमारी टेपिटम, ठीक है। द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें मैंने तुम्हें डायग्राम में क्लियर कर दी थी, वो तुम्हारा सारा का सारा एनसीईआरटी में भी ऐसा का ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये आउटर 3 लेयर जो है वो प्रोटेक्शन और डाइजेशन में हेल्प करेंगे तुम्हारे, ठीक। ऑफ द एंथर रिलीज द पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाते हैं। द इनर मोस्ट वॉल, यानी कि सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होगी इस टेपिटम, ठीक है। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी तुमसे आ जाते हैं कि सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर अभी तुम्हें बताया था कौन थी, टेपिटम। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन है हमारे पास में, वो हमारी टेपिटम की लेयर है, ठीक है। इट नरिशेस, ये क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। ये तुम्हारा नीट में पूछा जा चुका है और 2025 में पूछ लिया था कि टेपिटम के अंदर ऐसी क्या खासियत है कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, ठीक है। मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो ज़्यादा डीएनए होगा, ज़्यादा डीएनए है तो वो ज़्यादा ही आरएनए बनाएगा, और ज़्यादा आरएनए तो ज़्यादा ही प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, जो कि न्यूट्रिशन देने में हेल्प करेगी, ठीक है। सेल ऑफ द टेपिटम पॉजेस डेंस साइटोप्लाज्म, यानी कि टेपिटम की जो सेल्स हैं उसके अंदर क्या मिल रहा है, डेंस साइटोप्लाज्म मिल रहा है, यानी कि उसके अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा ज्यादा होती है। इन जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, देखो जो मैंने तुम्हें वहां पे पहले डायग्राम में क्लियर कर दिया था कि टेपिटम की सेल्स के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपिटल सेल्स कुड बिकम द बाइन्यूक्लिएटेड, क्या तुम बता सकते हो कि ये हमारी जो टेपिटम की एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होना चाहिए था, लेकिन टेपिटम की सेल्स के अंदर, ठीक है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, ठीक है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। तो ये कहाँ से आए होंगे और कैसे आए होंगे,
ठीक है, तो इसका रीजन क्या है कि टेपिडम की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, वो ओनली कैरियोकाइनेसिस को परफॉर्म करती हैं। किसको परफॉर्म करती हैं? ओनली कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा ओनली, ठीक है, बट नॉट साइटोकाइनेसिस, बट नॉट साइटोकाइनेसिस। तो ये तुम्हें पता चल गया होगा कि टेपिटम की सेल्स के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस कहाँ से आए, ठीक है, क्योंकि टेपिटम की सेल ने क्या करा है? कैरियोकाइनेसिस करा है ओनली, ना कि साइटोकाइनेसिस, ठीक है। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue, ठीक है, जब हमारा एक एंथर यंग होता है, ठीक है, हमारा जो एंथर है जब यंग होता है तो उसके अंदर, अभी हमने बताया था उसके अंदर क्या मिलते हैं? कॉम्पैक्टली पैक्ड स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी कि उनको हमने एक और नाम दिया था पॉलिन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये बहुत सारे उसके अंदर होते हैं, ठीक है। ऑक्यूपाइज एट द सेंटर ऑफ द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब हमारा जो हेडिंग चलेगा वो चलेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डायग्राम देख लेते हैं जो अभी हमने पढ़े हैं, क्योंकि डायग्राम बेस्ड भी हमारे क्वेश्चन नीट में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले देखें, सबसे पहले क्या है हमारे पास में, अभी हमने एक स्ट्रक्चर देखी थी जिसका क्या नाम रखा था हमने? स्टेमन, ठीक है, जो कि मेल पार्ट को क्या कर रहा था? रिप्रेजेंट कर रहा था। एक इसमें फिलामेंट और एक एंथर। जैसे ही हमने एंथर की टीएस काटी तो हमें दिखाई दिया एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर 2 लोब दिखाई दी और एक लोब के अंदर 2 थीका दिखाई दी, ठीक है, तो बाई लोब डाइथिकस स्ट्रक्चर वो हमें दिखाई दी। तो इसके अंदर अब हम क्या देखते हैं? ये एक यंग एंथर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रखी है, ठीक है। सबसे बीचों बीच यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये इसमें कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सबसे आउटर लेयर इसमें क्या दिखाई दे रखी है? एपिडर्मिस, जो कि हमने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया है। सेकंड लेयर हमारी एंडोथीसियम, और थर्ड लेयर ये सबसे इनर मोस्ट में क्या दिखा रखे हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू, और सबसे इनर मोस्ट की जो लेयर हमारी दिखा रखी है इसमें टेपिटम, ठीक है। और ये हमारी थर्ड लेयर होती है मिडिल लेयर, ठीक। इसको और जूम आउट अगर तुम करके देखते हो तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और ये स्ट्रक्चर तुमसे नीट में भी पूछ लिया गया है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम, तो सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस कौन सी होती है? आउटर मोस्ट लेयर। कौन सी लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर, पहली, प्रोटेक्शन का फंक्शन। एंडोथीसियम, ये हमारी सेकंड लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? सेकंड लेयर, सेकंड लेयर। और फिर मिडिल लेयर होती है, ठीक है, ये मिडिल लेयर होती है। और मिडिल लेयर के बाद में फोर्थ सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन है? हमारी इनर मोस्ट लेयर है हमारी टेपिटम, ठीक है। और सबसे अंदर की तरफ ये रेड न्यूक्लियस वाली जो हमें सेल दिखाई दे रही है, इनका जो एक ग्रुप दिखाई दे रहा है ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो मैंने तुम्हें बताया था MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल, या इनको हमने क्या नाम दे सकते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। तो तुमसे ये वाला सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है नीट के अंदर कि स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पाई जाने वाली जो सेल्स हैं, मतलब जो लेयर हैं, उनका सीक्वेंस बताओ। सीक्वेंस आउटर टू इनर, ठीक है, आउटर टू इनर, आउटर टू इनर की तरफ, या वो पूछ ले तुमसे इनर टू आउटर, यही सीक्वेंस पूछ ले, या इसी को कह दे वो करेक्ट सीक्वेंस, कि ये सीक्वेंस उल्टा फुल्टा करके दे दे और तुमसे कह दे कि ये वाला कौन सा वाला करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है। तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम तुम्हारा दिखाया हुआ है, ये वाला डायग्राम है तुम्हारा एक मैच्योर, ये यंग एंथर का था,
यंग एंथर का है, और ये तुम्हारा एक मैच्योर एंथर का है। ठीक है, मैच्योर एंथर के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यूज थी या स्पोरोजिनस सेल्स थी, इन्होंने क्या बना लिए हैं, छोटे छोटे पॉलिन ग्रेन बना लिए हैं। ठीक है, इसके अंदर ये क्या बन गया है, पॉलिन ग्रेन बन गया है, ये दिखा रखिएगा, ये पॉलिन ग्रेन बन गया है। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रही होगी इसके हर एक कोने पर, ये भी दिखाई दे रही है, ये पॉलिन सैक है। क्या है ये, पॉलिन सैक। पॉलिन सैक का फंक्शन कि ये अपने अंदर पॉलिन ग्रेन को भर के रखता है, पॉलिन ग्रेन के अंदर रहते हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर हो चुकी है, पॉलिन ग्रेन बन चुके हैं। अब ये पॉलिन ग्रेन यहाँ से क्या होंगे, रिलीज होंगे, और इनको रिलीज कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इसकी आउटर 3 लेयर थी, ठीक है, आउटर 3 प्रोटेक्टिव लेयर, इनको डाइस करना पड़ेगा, इनको डाइसेंस करना पड़ेगा, इनको फोड़ना पड़ेगा, यहाँ से फाड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से ये मैच्योर होने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ से फट जाती हैं, और ये हमारे पॉलिन ग्रेन क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, पॉलिन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या रहेगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, के हमारे पॉलिन ग्रेन कैसे बनते हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पॉलिन ग्रेन कैसे बनते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक रहेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का क्या मतलब है। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर अगर तुम आ जाए, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का मतलब हो जाता है हमारा पॉलिन ग्रेन। ठीक है, पॉलिन ग्रेन, और जेनेसिस वर्ड का मतलब क्या आ जाता है, किसी चीज का बनना। ठीक है, इसका मतलब क्या आ जाता है, फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन होना। यानी कि अब हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन। ठीक है, into the anther, into the anther by the microspore mother cell, microspore मदर सेल, किसके द्वारा, माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा किसका बनना, फॉर्मेशन होना पॉलिन ग्रेन का। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ, बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन सी प्रोसेस के द्वारा, प्रोसेस ऑफ मियोसिस, मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलिन ग्रेन के बनने को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो। अब यहाँ पे पढ़ के देखते हैं अपनी एनसीईआरटी। एज द एंथर, ठीक है, एज द एंथर डेवलप्स, जैसे जैसे हमारा एंथर डेवलप होता है, द सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू की जो कुछ सेल्स होती हैं, अंडरगोड मियोटिक डिवीजन, वो क्या करने लगती हैं, मियोटिक डिवीजन करने लगती हैं। मियोटिक डिवीजन का मतलब अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि एक सेल से 4 सेल बनने वाली प्रोसेस। ठीक है, टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी कि लघु बीजाणु, जब 4 की फॉर्म में हो। ठीक है, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ टेट्राड। ठीक है, ये वाला तुमसे एनसीईआरटी सवाल पूछ रही है, ये और नीट में भी आ चुका है हमारा।
प्लॉइडी ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राड की प्लॉइडी क्या होगी। ठीक है, तो प्लॉइडी हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होती है हमारे पास में, 2n क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। क्या होती है ये, डिप्लॉइड सेल होती है। अब ये डिप्लॉइड सेल क्या हो रही हैं, पॉलिन ग्रेन बनाने के लिए, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में जा रही है। मियोसिस फर्स्ट से दो सेल बनाई जा रही है। अभी ये जो दो सेल हैं ये हैप्लॉइड हो चुकी होती है। क्या हो जाती है, हैप्लॉइड। ठीक है, फिर इनसे हमारा क्या होता है, मियोसिस सेकंड होता है। अब मियोसिस सेकंड के अंदर हमारी फिर से चार सेल बनती हैं और वो चारों की चारों एक दूसरे पर इस तरह से अरेंजमेंट रखती हैं। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड की जो सेल है वो हैप्लॉइड सेल से बनी है। तो ये वाली सेल्स भी हमारी कैसी होती हैं, हैप्लॉइड सेल होती हैं। तो यानी कि हमारे जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो हमारा है, माइक्रोस्पोर टेट्राड की जो सेल्स हैं, ये जो सवाल तुमसे पूछा गया है, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ टेट्राड, इनके टेट्राड की सेल्स की प्लॉइडी क्या होगी। तो तुम्हें पता चली गया टेट्राड की सेल्स की प्लॉइडी क्या है। क्या है, ये हैप्लॉइड होती हैं। कैसी होती हैं ये, हैप्लॉइड। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब देखो, as each cells of sporogenous tissue are capable giving rise to a microspore tetrad। ठीक है, यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड को बनाने के कैपेबल होती है। ईच वन ऑफ पोटेंशियल फॉलिंग ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल होता है पॉलिन ग्रेन या माइक्रोस्पोर मदर सेल को बनाने का। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ से ये डेफिनेशन है तुम्हारी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलिन मदर सेल थ्रू द मियोसिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन मैंने तुम्हें पहले भी लिखवा दी थी। ठीक है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर का बनना। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म द अरेंज्ड इन द क्लस्टर ऑफ 4 cells द माइक्रोस्पोर टेट्राड। जैसे ही हमारे पॉलिन ग्रेन बने थे, मैंने अभी क्या बना के दिखाया था तुम्हें, कि वो क्लस्टर की फॉर्म में चार इस तरह से एक दूसरे पर अरेंज हो गए थे और जिनको हमने क्या नाम दे दिया था, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या नाम दे दिया था, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, एज द एंथर्स मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जैसे जैसे हमारा एंथर क्या होगा, मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा। एंथर मैच्योर होता चला जाएगा, ये जो हमारा एंथर है ये मैच्योर होता चला जाएगा और डिहाइड्रेट, इसके अंदर पानी की मात्रा, पानी का कंटेंट क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट्स फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलिन ग्रेन। तो हमारे जो माइक्रोस्पोर है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और ये किस में डेवलप हो जाएंगे, हमारे पॉलिन ग्रेन के अंदर डेवलप हो जाएंगे। किस चीज के अंदर डेवलप हो जाएंगे, पॉलिन ग्रेन के। ठीक है, इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेवरल थाउजेंड, यानी कि हजारों की संख्या में माइक्रोस्पोर और पॉलिन ग्रेन्स क्या रहते हैं, फॉर्म बनते हैं और रिलीज विद द बेसिस ऑफ एंथर। यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जब हम इसकी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों की संख्या में, किसकी संख्या में, हजारों की संख्या में पॉलिन ग्रेन बनते हैं और वो मैच्योर होने के बाद क्या हो जाते हैं, यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक आएगा पॉलिन ग्रेन। ठीक, टॉपिक क्या रहेगा हमारा, पॉलिन ग्रेन।
पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन, या इसको हम एक और नाम दे सकते हैं माइक्रो स्पोर। क्या नाम दे सकते हैं? माइक्रोस्पोर। पॉलिन ग्रेन क्या है? द पॉलिन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। देखो ये छोटी सी लाइन है और ये तुम्हारी क्या आ चुकी है? नीट में आ चुकी है। ठीक है, ये नीट में आ चुकी है। तो पॉलिन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉलिन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट का मतलब, मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या है? ठीक है, मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो मेल गैमेट को बनाए। ठीक है, पॉलिन ग्रेन के अंदर हमारे क्या बनते हैं? दो मेल गैमेट बनते हैं। तो इस वजह से पॉलिन ग्रेन को क्या बोल दिया गया है? हमारा मेल गैमेटोफाइट बोल दिया गया है। ठीक है, इफ यू टच द ओपन एंथर of hibiscus or any other flower, you would find the deposition of yellowish powdery, ठीक है, pollen grains on your fingers। यानी कि जब तुम फ्लावर्स को क्या करते हो? टच करते हो। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास में कोई फ्लावर है और तुमने उसको टच करा, तो तुम्हारे हाथ पे पीले पीले पाउडर जैसी स्ट्रक्चर जो आ जाती है, वो कुछ नहीं है, वो क्या है? वो पॉलिन ग्रेन ही होता है। ठीक है, हिबिस्कस यानी कि वो गुड़हल के पॉलिन ग्रेन की बात कर रहा था। ठीक है, स्प्रिंकल ऑफ दीज पॉलिन ग्रेन्स on a drop of butter taken on a glass slide and observed under the microscope। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है? ये जो तुमने पॉलिन ग्रेन लिए हैं, इन पॉलिन ग्रेन को क्या कर दो तुम? स्प्रिंकल, एक वाटर ग्लास पे मतलब छिड़क दो और वाटर की एक ड्रॉप डाल दो। ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप। You will really amazed the variety of architectures, size, shapes and color design seen on the pollen grains। ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज। यानी कि ये क्या कह रहा है? तुमने डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के पॉलिन ग्रेन को लिए और उनको एक ग्लास स्लाइड पे रखा और वाटर की एक ड्रॉप डाली और उनको माइक्रोस्कोप के अंदर तुमने ऑब्जर्व करना शुरू करा। तो तुम जब इनको ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैरायटी के आर्किटेक्चर, उन पे बने हुए अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उनका साइजेस, उनके अलग अलग साइज हो सकते हैं, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। कलर, उनके कलर जो हो सकते हैं वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं। ठीक है, और उनके डिजाइन भी क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में। यहाँ से तुम्हारा क्या है? यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन मिलता है। पहले तुम ये वाला डायग्राम देख लो जरा। इस वाले डायग्राम के अंदर तुम्हें दिखाई दे रखा हो, देखो ये वाले हमारे क्या दिखाई दे रहे हैं? पॉलिन ग्रेन के अलग अलग वैरायटी दिखाई दे रही है। ठीक है, कोई बिल्कुल गोल है, कोई राउंड, कोई ओवल शेप है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के इन पे बने हुए डिजाइन हैं, अलग अलग टाइप के। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा नीट के अंदर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, pollen grains। Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometers। ठीक है, 25 to 50 माइक्रोमीटर। यानी कि ज्यादातर प्लांट्स के जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं? वो गोल होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल गोल होते हैं और वो 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक के डायमीटर्स में होते हैं। इट हैज प्रोमिनेंट टू लेयर। ठीक है, इसके पास कितनी लेयर होती है? दो लेयर वॉल होती है। ए हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन इज नेम्ड अप ऑफ द स्पोरोपोलिन। ठीक है, इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन which is the of most resistant organic material known। ठीक है, यहाँ से नोट कर लो और ये नीट में क्वेश्चन तुम्हारे आए हुए हैं यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन क्या होता है तुम्हारा? ठीक है, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट शेप, साइज, वैरायटी अलग अलग हो सकती है। जनरली ये स्फेरिकल यानी कि गोल, ठीक है, गोल साइज में देखने को मिलता है।
इसका डायमीटर तुम्हें याद रख लेना है, 25 से 50 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर होता है। और इस पॉलिन ग्रेन के चारों तरफ हमें दो लेयर देखने को मिलती हैं, ठीक है, आउटर एक्साइन और इनर इंटाइन लेयर। तो जो एक्साइन वाली लेयर है, एक्साइन वाली लेयर के बारे में तुम्हें क्या बताया गया है कि जो आउटर लेयर है वो एक्साइन की लेयर है, जो कि बनी हुई किसकी है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, स्पोरोपोलिनिन 1000 बार नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है, विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, यानी कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि मोस्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। इट कैन बी द विद हाई टेम्परेचर, यानी कि ये क्या कर सकता है, इट कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली, यानी कि स्पोरोपोलिन क्या है तुम्हारा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड को, टेम्परेचर को और क्षार यानी कि एल्कली को ये क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन इज सो फार, ठीक है, कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं बना हुआ है जो कि स्पोरोपोलिन को क्या कर दे, डिग्रेड कर दे, यानी कि उसको क्या कर दे, गला दे, ऐसा कोई भी एंजाइम अभी नहीं बना है। पॉलिन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर्स दैट कॉल्ड जर्म पोर, यानी कि पॉलिन ग्रेन के चारों तरफ एक छोटा सा जर्म पोर मिलता है, वेयर स्पोरोपोलिन इज अब्सेंट, यानी कि पॉलिन ग्रेन के अंदर एक छोटा सा पोर मिलता है जिसको हम जर्म पोर बोल देते हैं, और वहां पे हमारा स्पोरोपोलिन अब्सेंट रहता है, ठीक है। पॉलिन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, ठीक है, पॉलिन ग्रेन हमारे फॉसिल्स के रूप में भी क्या हो सकते हैं, प्रिजर्व्ड हो सकते हैं, यानी कि फॉसिल्स का मतलब समझते हो जो कि बहुत समय तक जमीन के अंदर दफन पड़े हों, इसी तरीके से हमारे पॉलिन ग्रेन भी क्या रह सकते हैं, फॉसिल की तरह से रह सकते हैं। और वो किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रिजर्व प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन की मदद से ही वो फॉसिल्स के रूप में रह सकते हैं। और ये वाला भी तुम्हारा यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। द एक्साइन्स एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन, यानी कि स्पोरोपोलिन पर ही हमारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स देखने को हमें मिलते हैं। अब यहाँ से तुम्हारी एनसीईआरटी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही है, व्हाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड, ये चीज तुम बता सकते हो क्या कि हमारा ये जो आउटर लेयर है, ठीक है, एक्साइन, ये हार्ड होनी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो सकता है, हाँ, कि हमारी आउटर जो लेयर है एक्साइन ये हार्ड होनी चाहिए, वरना हमारे पॉलिन ग्रेन क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, नमी से, तापमान से, एयर से, ये क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो हमारी आउटर जो एक्साइन की लेयर है इसको हार्ड होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, अब ये तुमसे जर्म पोर का फंक्शन पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये तुम्हें क्या पढ़ा रहा है, मतलब अब ये तुम्हें क्या बताना चाह रहा है कि ये जो जर्म पोर का जो फंक्शन है, जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है, जर्म पोर का फंक्शन होता है क्या, पॉलिन ट्यूब को बनाना। देखो एक पॉलिन ग्रेन के अगर हम डायग्राम के स्ट्रक्चर देख लें तो इसमें हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या मिलता है, जर्म पोर, तो इस जर्म पोर से हमारी क्या बन के निकल के आती है, यहाँ से बन के आती है हमारी पॉलिन ट्यूब, ठीक है। तो अब तुम्हें जर्म पोर का भी पता चल चुका है। अब हमारी क्या आएगी, द इनर वॉल, द इनर वॉल, यहाँ से भी तुम नीट में क्वेश्चन लिख सकते हो, द इनर वॉल ऑफ पॉलिन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन, यानी कि इसकी इनर वॉल को क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं, ठीक है। इट इज थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर, ठीक है, ये कैसी लेयर होती है, थिन होती है और कंटिन्यूअस लेयर होती है, कैसी लेयर रहती है, कंटिन्यूअस। और हमारी स्पोरोपोलिन कैसी थी, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आ गया था, जर्म पोर प्रेजेंट आ गया था, ठीक है। और ये जो लेयर हमारी मेडअप है ये किसकी बनी हुई है, हमारी सेलुलोज और पैक्टिन की, ये यहाँ से क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि इंटाइन किसकी बनती है और एक्साइन किसकी बनती है, एक्साइन स्पोरोपोलिन की और इंटाइन हमारी सेलुलोज और पैक्टिन की। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलिन ग्रेन्स इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि इस पे क्या मिलती है, इस पे जो साइटोप्लाज्म वगैरह यहाँ पे रहेगा पॉलिन ग्रेन का, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां पे एक देखने को मिलेगी। When the pollen grains is mature, it contains two cells, the vegetative cells and generative cells, ठीक है। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे।
देखो यहाँ पे एक हमारा पॉलिन ग्रेन का क्या दिखा रखा है, एक डायग्राम दिखा रखा है। यहाँ पे एक पॉलिन ग्रेन का डायग्राम दिखा रखा है। इस पॉलिन ग्रेन के डायग्राम में हमें क्या देखने को मिल रहा है, दो सेल्स देखने को मिल रही है। उन्होंने इसी की बात करी है। फर्स्ट सेल इसमें वेजिटेटिव सेल होती है जो कि हमें लार्ज दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ से लेके ऊपर तक। ये वाली जो सेल है हमारी वेजिटेटिव सेल है। दूसरी सेल जो हमारी दिखा रखी है इसके अंदर, वो दिखा रखी है हमारी जनरेटिव सेल, ठीक है। जनरेटिव सेल का साइज क्या है, स्मॉल है। ये हमारी कैसी है, बिग, और ये हमारी क्या है, स्मॉल, ठीक है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी ज्यादा है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी कम है, ठीक है। इसका इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस है, इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस, ठीक है। और इसका स्पिंडल शेप न्यूक्लियस। और ये देखो, ये जो हमारी स्मॉल सेल है, ये जो हमारी स्मॉल सेल है, स्मॉल सेल, तो ये जो स्मॉल सेल है हमारी वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कर रही होती है, फ्लोट कर रही होती है। और वेजिटेटिव सेल के नाम से तुम्हें क्लियर होता होगा वेजिटेबल्स। और वेजिटेबल्स का हम यूज किस चीज में करते हैं, फूड, अपने खाने के लिए, ठीक है, यानी कि जो हमें न्यूट्रिशन दे। तो वेजिटेटिव सेल्स भी क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है किसको, जनरेटिव सेल को, ठीक है। अब हम अपनी एनसीईआरटी पढ़ के देखते हैं। ठीक है, अब हम अपनी एनसीईआरटी के अंदर देखते हैं। देखो, द वेजिटेटिव सेल्स इज बिगर, यानी कि वो क्या थी, बिग, एंड हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, यानी कि इसके अंदर क्या है, फूड भी रिजर्व रखे हुए हैं। एंड द लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस क्या है, लार्ज है और इरेगुलर है। देखो इस वाले न्यूक्लियस को देखो, इस वाले न्यूक्लियस को, इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा लार्ज है और इरेगुलर है, ठीक है। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल, जनरेटिव सेल क्या है, यहाँ पे देखो, जनरेटिव सेल बिल्कुल स्मॉल दिखाई दे रही है। जनरेटिव सेल क्या है, स्मॉल, एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ये जो जनरेटिव सेल है स्मॉल है, और ये इसके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कर रही होती है, फ्लोट कर रही होती है, तैर रही होती है इसके अंदर, ठीक है। इट्स स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस कैसा होता है, वो स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा फिर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन स्टार्ट होने वाली है, और यहाँ से तुम नीट लिख सकते हो, नीट में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वो कैसा है, इन ओवर 60%, ठीक है, यानी कि 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर पॉलिन ग्रेन जो होते हैं हमारे, आर शेड एट दिस 2 सेल स्टेज, ठीक है। पॉलिन ग्रेन हमारे कितने सेल स्टेज में शेड होते हैं, 2 सेल स्टेज में। ऐसा समझ लीजिए कि ये हमारे पास में एंथर है, और इस एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है, और उनसे पॉलिन ग्रेन हमारे बने हैं। तो ये जो पॉलिन ग्रेन बने हैं, यहाँ से क्या होगा, इनका डाइजेशन होगा। तो ये डाइजेशन होने के बाद जो पॉलिन ग्रेन रिलीज होकर आएंगे, तो इन पॉलिन ग्रेन के अंदर हमें केवल 2 सेल देखने को मिलेगी। एक सेल हमारी कौन सी होगी, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और एक सेल हमारी कौन सी होगी, जनरेटिव सेल। तो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर 2 सेल स्टेज के अंदर पॉलिन ग्रेन शेड होते हैं। इन द रिमेनिंग 40%, ठीक है, इन द रिमेनिंग 40% ऑफ स्पीसीज द जनरेटिव सेल्स डिवाइड माइटोटिकली, यानी कि ये जो हमारी जनरेटिव सेल है, ये जो जनरेटिव सेल है, ये डिवाइड कर जाती है माइटोटिकली, ठीक है। और ये डेवलप कर लेती है क्या, एंड गिव राइज टू मेल गैमीट्स बिफोर पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है, आर सेड 3 सेल स्टेज, ठीक है। पॉलिन ग्रेन के झड़ने से पहले, पॉलिन ग्रेन के झड़ने से पहले हमारी ये जो जनरेटिव सेल है, ये अपने अंदर 2 मेल गैमीट, क्या 2 मेल गैमीट बना लेती है, क्या बना लेती है, 2 मेल गैमीट बना लेती है। तो ये कितनी सेल स्टेज हो गई, एक तो वेजिटेटिव सेल और एक 2 हमारे मेल गैमीट, तो कितनी सेल स्टेज, ये 3 सेल स्टेज कंडीशन, 3 सेल स्टेज कंडीशन। कौन सी कंडीशन, 3 सेल स्टेज कंडीशन। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा नीट में आ चुका है।
60% एंजियोस्पर्म के अंदर क्या है, टू सेल स्टेज के अंदर पॉलिन ग्रेन सेट अप होंगे, और बाकी 40% एंजियोस्पर्म के अंदर फ्री सेल स्टेज के अंदर पॉलिन ग्रेन शेड होंगे। अब यहाँ से और भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है कि जो हमारे पॉलिन ग्रेन है, पॉलिन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज द सर्व्स एलर्जी, ठीक है, एंड ब्रोंकाइल एप्लीकेशंस, ठीक है, इन सम पीपल्स ऑफन लीडिंग द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस etc। यानी कि ये क्या है, कुछ स्पीसीज के पॉलिन ग्रेन्स हमें क्या कॉज कर सकते हैं, एलर्जी कॉज कर सकते हैं, और कुछ ब्रोंकाइल डिसीजेस यानी कि कुछ हमारी जो रेस्पिरेटरी डिसीज होती हैं वो हो जाती हैं, कुछ के पॉलिन ग्रेन हमें एलर्जी और रेस्पिरेटरी डिसीजेस कॉज कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। इट में मेंशन दैट पार्थेनियम, ठीक है, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, ठीक है, यहाँ से ये नीट के लिए क्वेश्चन है तुम्हारा, ये तुमसे बहुत पूछा जाता है नीट के अंदर, ठीक है। पार्थेनियम, और पार्थेनियम का एक दूसरा नाम क्या है, कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास। पार्थेनियम और कैरेट ग्रास के जो पॉलिन ग्रेन है, ठीक है, ये क्या कर देते हैं हमें, एलर्जी, क्या कॉज कर देते हैं, ये एलर्जी कॉज कर देते हैं, ठीक है। और पार्थेनियम ये हमारे इंडिया का प्लांट नहीं है, ठीक है, पार्थेनियम क्या है, हमारे इंडिया का प्लांट नहीं है, ये इंपोर्टेड वीट के साथ, ठीक है, किसके साथ, इंपोर्टेड वीट, इंपोर्टेड वीट के साथ, कहाँ से आया, बाहर से आया, ठीक है, और हमारे यहाँ पे आके इसने ये एलर्जी कॉज वगैरह करें, ठीक है, पॉलिन ग्रेन हमारे एलर्जी कर देते हैं इसके। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेट ग्रास दैट कम इनटू इंडिया, ठीक है, कंटामिनेटेड विद द इंपोर्टेड वीट, इंपोर्टेड वीट के साथ ये इंडिया में आया, हैज बिकम द ubiquitous इज द ऑकरेंस एंड द कॉज पॉलन एलर्जी, और ये क्या कॉज कर देता है, एलर्जी को कॉज कर देता है। अब यहाँ से एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक तुम्हारा शुरू होता है, पॉलिन ग्रेन सप्लीमेंट के लिए, ठीक है। पॉलिन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि कुछ स्पीसीज के पॉलिन ग्रेन क्या होते हैं, न्यूट्रिशन से बिल्कुल भरपूर होते हैं, ठीक है। इट हैज बिकम फैशन द रिसेंट ईयर्स ऑफ यूज पॉलिन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट, हाल फिलहाल में लोग इन वाले फूड सप्लीमेंट को लेना बहुत पसंद कर रहे हैं, ठीक है। इन वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिन प्रोडक्ट्स इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर पॉलिन ग्रेन से बनने वाली कुछ टैबलेट्स और सिरप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, अवेलेबल इन मार्केट, मार्केट के अंदर अवेलेबल है। पॉलिन कंजप्शन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस टू एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस, ठीक है। पॉलिन सप्लीमेंट्स का कंजप्शन करने से, ठीक है, क्या हो जाता है, एनर्जी इंक्रीज हो जाती है किसकी, एथलीट्स और रेस हॉर्सेस की, ठीक है। तो कुछ के पॉलिन ग्रेन्स क्या होते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं, लेकिन कुछ पॉलिन ग्रेन के क्या होती है, उनसे हमें एनर्जी वगैरह मिलती है और फूड सप्लीमेंट की तरह से भी हम यूज करते हैं। और ये नीट का तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है, कि हमारे जो पॉलिन टेबलेट और पॉलिन सिरप है ये हमारे क्या होते हैं, फूड सप्लीमेंट, क्या है हमारे, फूड सप्लीमेंट, ठीक है। कौन है, पॉलिन टैबलेट एंड सिरप,
पॉलिन टैबलेट एंड सिरप्स क्या है हमारे फूड सप्लीमेंट्स। देखो ये यहाँ पे दिखा रखी हैं, सिरप्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ पॉलिन टैबलेट्स दिखाई दे रहे हैं। 30 टैबलेट्स का एक इन्होंने दिखा दे रखा है एक स्ट्रिप में, ठीक है। अब यहाँ से एक छोटा सा टॉपिक रहता है पॉलिन वायबिलिटी। पॉलिन वायबिलिटी, ठीक है। When once they are sent, pollen grains have to land on stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे ही एक पॉलिन ग्रेन एंथर से रिलीज हो जाता है, तो उसको स्टिग्मा तक पहुंचने से पहले तक क्या होना चाहिए, वायबल होना चाहिए, यानी कि जीवित होना चाहिए, ठीक है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलिन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी, क्या तुम बता सकते हो कि कोई पॉलिन ग्रेन, ठीक है, कितनी देर तक जीवित रह सकता है या उसका लाइफ स्पैन क्या हो सकता है। द पीरियड फॉर विच पॉलिन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल, ठीक है, ये क्या है, बहुत हाईली वेरिएबल है, एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। पॉलिन की जो वायबिलिटी है, यानी कि कोई पॉलिन ग्रेन रिलीज होने के बाद कितनी देर तक जिंदा रह सकता है, ये डिपेंड किस पर कर रहा है, ह्यूमिडिटी पर, और दूसरा टेम्परेचर। तो पॉलिन की वायबिलिटी जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और टाइप ऑफ स्पीसीज, ठीक है, टाइप ऑफ स्पीसीज, यानी कि स्पीसीज के टाइप पे भी ये डिपेंड करता है कि कोई पॉलिन ग्रेन कितनी देर तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। अब यहाँ से नोट करने के लायक क्वेश्चन है, यहाँ से 2021 में क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ है, ठीक है। इन सम cereals such as rice and wheat, pollen grains lost viability within 30 minutes, ठीक है, of their release, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बताया उन्होंने कि जैसे कि कुछ व्हीट यानी कि गेहूं के पॉलिन ग्रेन होते हैं, चावल के पॉलिन ग्रेन होते हैं, वो 30 मिनट तक ही क्या रहते हैं, वायबल रहते हैं, ठीक है, जिंदा रहते हैं। इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, ठीक है, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी की कुछ फैमिली के अंदर दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स, यानी कि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी फैमिली के जो पॉलिन ग्रेन है इनकी वायबिलिटी कुछ मंथ तक, यानी कि हम लिख सकते हैं 6 महीनों तक भी इनके पॉलिन ग्रेन क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। यू मे हैव हियर्ड द स्टोरिंग सीमेन, ठीक है, स्पर्म्स ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तुमने सुना होगा कि हम लोगों के जो स्पर्म वगैरह हैं, ठीक है, या सीमेन वगैरह है, उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, और किसके लिए, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के लिए। फ्यूचर में आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कराने के लिए हम ह्यूमंस के स्पर्म को या सीमेन को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके या स्टोर करके रख सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अपने पॉलिन ग्रेन्स को भी, ठीक है, स्टोर करके रख सकते हैं। इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलिन ग्रेन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स इन अ लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। तो जिस तरीके से हम सीमेन वगैरह को स्टोर करके रख सकते हैं, इसी तरह से हमारे पॉलिन ग्रेन को भी लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 टेम्परेचर पर स्टोर करके रखा जा सकता है, ठीक है। सच स्टोर्ड कैन यूज पॉलिन बैंक्स, और जहाँ पर हमारे पॉलिन ग्रेन्स को भरकर स्टोर करके रखा जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलिन बैंक्स। उनको क्या बोलते हैं,
पॉलिन बैंक्स सिमिलर टू सीड बैंक्स। सीड बैंकिंग सिमिलर होता है जहाँ पे हम सीड को स्टोर करके रखते हैं। सीड बैंक क्या है? जहाँ पे हम सीड को स्टोर करके रखें। पॉलिन बैंक्स क्या है? जहाँ पे हम पॉलिन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रखें इन अ क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक, यानी कि ये फीमेल वाला पार्ट पोर्शन वाला यहाँ पे रहेगा।